Good morning students and my dear friends. Today is 26th of April 2023 Wednesday. अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की PDF चाहिए या ई पेपर चाहिए तो आप इसके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्च, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन आती है जो कि आपको अपडेट रखेगी डेली के इम्पॉर्टेंट इवेंट से और डायनेमिक्स से। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फ्री PDF भी अपलोड होती है। तो अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सम डे इज नॉट अ डे ऑफ द वीक। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 40 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिगो इन टॉक्स टू बाय 20 वाइड बॉडी प्लेन्स फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अभी रिसेंटली टाटा ओन AI ने एक लार्ज फ्लीट का कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब इसी के बाद इंडिगो जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर है वो भी 20 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो डील है ये नेगोशिएशन की स्टेज पे है। डिफरेंट एयरक्राफ्ट मेकर से इंडिगो जो है वो नेगोशिएशन कर रहा है फॉर बाइंग अप्रॉक्सीमेटली 20 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट in order to expand its international operations. So basically international operations को expand करने के लिए, international business को expand करने के लिए इंडिगो 20 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए डील करने जा रहा है। और इंडिगो की हिस्ट्री में यह हम बोल सकते हैं इंटर ग्लोब एविएशन जो कि इंडिगो को ऑपरेट करता है, इंडिगो एयरलाइन को ऑपरेट करता है, उसकी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि जब वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स को ऑर्डर करेगा। और अगर करंटली हम इंडिगो की फ्लीट को देखें तो बेसिकली एयरबस 320 फैमिली एयरक्राफ्ट, स्मॉलर ATR एयरक्राफ्ट और बोइंग 770 एयरक्राफ्ट जैसे जो स्मॉलर फ्लीट है इनको ऑपरेट करती है इंडिगो। कुछ लीज पर है, कुछ इंडिगो को एक्वायर किए हुए हैं। और इसी इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इंडिगो 15 से 20 जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको एक्वायर करने जा रही है। अभी अगर हम देखें तो स्मॉलर फ्लीट है, जो स्मॉल फ्लीट्स हैं उसके एयरक्राफ्ट हैं, बोइंग इंजन्स हैं इंडिगो के पास। हालांकि वाइड बॉडी फ्लीट के लिए जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं एयरबस और बोइंग, इनसे नेगोशिएशन की स्टेज में है इंडिगो। और ये नेगोशिएशन एटलीस्ट लास्ट 1 साल से चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अब ये जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस होने वाले हैं। और इस ऑर्डर के प्लेसमेंट के बाद जो एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन है, उसके पास एक ह्यूज वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की फ्लीट होगी जो कि बेसिकली लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए इंडिगो यूज़ करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ब्लॉक डील्स हिट रिकॉर्ड एज PE गॉट रिटर्न इन रफ स्ट्रीट। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इस ड्यूरेशन में जो लिस्टिंग है, न्यू लिस्टिंग है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है। लेकिन अगर पैंडेमिक के ड्यूरेशन में देखें तो कई सारे स्टार्टअप्स ने IPO लाया था। उस समय उन्होंने कई सारे जो फिनटेक और एजुकेशनल स्टार्टअप्स थे उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करके फंड रेजिंग के लिए IPO का जो रूट था वो यूज़ किया था। हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की बात है, लेकिन अगर 23 में देखें तो जो नई लिस्टिंग का जो पेस था वो स्लो डाउन हुआ, जो कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था या हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 23 में। द वैल्यू ऑफ ब्लॉक डील हिट्स आर रिकॉर्ड हाई इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो भले ही जो लिस्टिंग है वो स्लो डाउन हुई हो, लेकिन अगर ब्लॉक डील्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो ब्लॉक डील्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई है, बोल सकते हैं रिकॉर्ड डील्स देखने को मिली into this financial year as private investors booked exit to protect their returns। तो जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने रिटर्न को वापस करने के लिए जो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स करी, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स की वजह से इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी में, उसको लेकर के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे जिनको हम PEs भी बोलते हैं, उनको ये फेयर था कि प्रोबेबली जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा। सो द कंबाइंड वैल्यू ऑफ ब्लॉक डील हिट्स रिकॉर्ड हाई दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.87 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल से 63% ज़्यादा है एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय प्राइम डेटाबेस।
अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रहा है दैट इज़ ब्लॉक डील्स। ये बेसिकली ब्लॉक डील्स होता क्या है? तो अगर हम ब्लॉक डील्स या बल्क डील्स की बात है तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्लॉक डील और बल्क डील्स में, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक डील्स की बात हुई तो ब्लॉक डील्स को डिस्कस करते हैं। ब्लॉक डील्स इज बेसिकली द ट्रेड वेयर इन मोर देन 5 लाख शेयर्स और शेयर्स वर्थ ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 5 करोड़। 5 लाख और 5 करोड़ से ऊपर के वर्थ के जो शेयर्स हैं उनका एक्सचेंज होता है या उनकी ट्रेडिंग होती है, एंड दैट पर्टिकुलर डील इज कॉल्ड एज ब्लॉक डील। सो ब्लॉक डील इज डिफाइंड एज अ ट्रेड वेयर इन मोर देन 5 लाख शेयर्स और शेयर्स वर्थ अ वैल्यू एक्सीडिंग 5 crore of a particular company listed on exchanges are traded. And generally, these block deals may only be conducted during a particular trading window in a early trading hours. तो बेसिकली ऐसे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे या प्राइवेट इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट थे या प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टार्टअप्स में इनिशियली इन्वेस्ट किया था लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स खरीद करके, लेकिन बिकॉज ऑफ रिसेशनरी कंडीशंस उनको ऐसा लग रहा था फाइनेंशियल ईयर 23 में कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा, जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होगी शेयर्स की। इसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक डील्स के थ्रू एग्जिट किया कई सारी न्यूली लिस्टेड कंपनीज से, और जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1.87 ट्रिलियन की वर्थ की ब्लॉक डील्स हमें फाइनेंशियल ईयर 23 में देखने को मिली। और अगर हम सिर्फ दिसंबर क्वार्टर की बात करें यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, तो अप्रॉक्सीमेटली 80K करोड़ वर्थ की ब्लॉक डील्स देखने को मिली, जो अभी तक किसी भी क्वार्टर की सबसे हाईएस्ट ब्लॉक डील की वैल्यू है। यानी कभी भी किसी क्वार्टर में इतनी ज़्यादा अमाउंट की ब्लॉक डील्स देखने को नहीं मिले, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन या वर्थ की ब्लॉक डील्स देखने को नहीं मिली। और कई सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन से ज़्यादा की ब्लॉक डील्स हुई हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और दैट इज़ बिकॉज मेन रीज़न ऑफ रिसेशन। जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इनिशियली सिग्निफिकेंट रिटर्न जो है वो अर्न किया थ्रू दिस लार्ज परचेज इन न्यूली लिस्टेड कंपनीज, और जैसे ही रिसेशनरी कंडीशंस आई तो उन्होंने कंडीशंस को या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने सक्सेसफुली ब्लॉक डील्स के थ्रू इन न्यूली लिस्टेड कंपनी से एग्जिट कर दिया। सो दिस इज द ब्लॉक बोनेंजा इन केस ऑफ ब्लॉक डील फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2023. You can just have the glimpse of it. हम देखते हैं 23 में सिग्निफिकेंट नंबर में हमें इंक्रीज देखने को मिला है, और ये जो ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर वाइज है। दिस ब्लू ब्लॉक इंडिकेट Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज फॉर Q3 एंड दिस इज फॉर Q4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो डेफिनेटली आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो NSE BSE में बेसिकली जो ब्लॉक डील्स हुई हैं पिछले कुछ सालों में उसका डेटा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3। इट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। फ्रॉड्स विल परसिस्ट, नीड इफेक्टिव कंट्रोल्स MC। तो कल गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे जैसे इकॉनमी फ्लॉरिश करेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इकॉनमी में देखने को मिलेगा, वैसे ही वैसे डिफरेंट तरीके के जो फ्रॉड्स हैं वो परसिस्ट करेंगे, वो भी इंक्रीज करेंगे। और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इफेक्टिव कंट्रोल और गवर्नेंस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उन्हें अपने गवर्नेंस मैकेनिज्म को, इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो बेसिकली एक ओवरऑल फ्रॉड की बात करिए, अगर हम पर्टिकुलर फ्रॉड में यहाँ पर जाएं तो जो मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हुए जो स्कैम हो रहे हैं रिसेंटली, उनको टारगेट करते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे जैसे इकॉनमी फ्लॉरिश करेगी डिफरेंट टाइप्स के फ्रॉड बढ़ेंगे। अगर मोबाइल स्कैम्स की बात करी जाए, मोबाइल एप्लीकेशन स्कैम्स की बात करी जाए, तो एजेंसीज को टाइम टू टाइम इफेक्टिव कंट्रोल और गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम SFIOs की बात करें, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की बात करें, जिसने फाइनेंशियल ईयर 23 में अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करी थी इन्वेस्टिगेशन की। अप्रॉक्सीमेटली 23 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए हैं SFIO ने इनटू फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो 23 में फाइनेंशियल ईयर 23 में अप्रॉक्सीमेटली 23 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इस पर्टिकुलर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करी है, जो कि पिछले साल 13 था। यानी पिछले साल पूरे साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में SFIO ने केवल 13 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए थे। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 आते आते इसको जस्ट डबल करने की कोशिश करी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसने अपने मंथली अपडेट में ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं या ऑफिस जो है, इसके जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में डेटा पब्लिश किया है और कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है इस तरह के फ्रॉड्स को
कॉम्बैट करने के लिए और डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो भी अपने एफर्ट्स को ईयर बाय ईयर जो है वो स्ट्रेंथन कर रही हैं। और रिसेंटली जो 23 जो इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए जिनको इन्वेस्टिगेट करके कंप्लीट किया गया है, इसमें बहुत सारे जो केसेस थे वो यही लोन्स, जो इलीगल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो लोन्स देते हैं, इलीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं, कई सारे टोकन्स, फ्री टोकन्स ऑफर करते हैं, इस तरह के जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली इनका जो रूट है वो चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ के थ्रू है, CCEs के थ्रू है। इस तरह के कई सारे जो फ्रॉड्स हैं वो SIFO ने दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कंडक्ट की हैं। अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ED बोलते हैं, अगर ED की बात करें तो ED ने मंडे को बोला है कि इसने अप्रॉक्सीमेटली 92 करोड़ के जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो सीज किए हैं आफ्टर मल्टी सिटी सर्च ऑपरेशन। तो इन्हीं मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स थे उसमें 92 करोड़ वर्थ के जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किए हैं। और ये सारे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेन थी, जो ऐप बेस्ड टोकन्स हैं, जो लोन बेस्ड जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और इस तरह कई सारी जो एंटिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थी उसी से एसोसिएटेड ये अमाउंट है जिसको रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED ने सीज किया है। एंड एज पर द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री अभी तक जो ED वो अप्रॉक्सीमेटली 178 करोड़ का जो अमाउंट है वो सीज कर चुका है इनटू दिस इन्वेस्टिगेशन। और जिस तरीके से SFIO के एफर्ट्स हमें देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो दैट समवेयर शोज दैट गवर्नमेंट इज रेडी एंड कमिटेड फॉर टैकलिंग ऑल दीज ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फ्रॉड्स, ऑनलाइन गेमिंग बेस्ड फ्रॉड्स to ensure that company operates with transparency, accountability and integrity. अब देख लेते हैं some short news articles from Mint. RBI may scrutinize Kotak's board term. The Reserve Bank of India एग्जामिन कर सकती है प्रपोजल को। किस प्रपोजल को? जहां पर ये कहा गया है कि जो बिलियनियर बैंकर है मिस्टर उदय कोटक, उनको रीअपॉइंट किया जाए एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो दोबारा से मिस्टर उदय कोटक को ऑफर करी जा रही है, जबकि उनका टर्म जो है वो इस साल दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। तो उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, दोबारा से इस प्रपोजल को एग्जामिन कर सकती है। हालांकि अब अगर रीसेंट GM की बात करें तो जो कोटक महिंद्रा ग्रुप की जो GM हुई है, जनरल मीटिंग हुई, उसमें 99% जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कोटक मिस्टर उदय कोटक को दोबारा से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अपनी परमिशन दी। तो मतलब उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने मिस्टर उदय कोटक के फेवर में वोटिंग करी है फॉर अपॉइंटिंग हिम एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक। और अभी फिलहाल बैंक में उनका जो टर्म है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ CEO, वो दिसंबर में खत्म हुआ। तो लेट अस सी वेदर RBI विल अलाउ देम टू रीअपॉइंट और नॉट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सीरम आर्म्स टू डबल इन्वेस्टमेंट इन बायोकॉन यूनिट। सीरम लाइफ साइंसेस इंडिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर कंपनी जो है वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स में एडिशनल स्टेक जो है वो पिकअप कर सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली $150 मिलियन का लोन दिया गया था किसको? बायोकॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को। और इसी लोन को कन्वर्ट करके जो सीरम लाइफ साइंसेज हैं वो एक सिग्निफिकेंट एडिशनल स्टेक जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में रेज कर सकती है। द डील वॉज स्ट्रक एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $6 बिलियन एज पर द बायोकॉन स्पोक पर्सन। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा सीरम इंस्टीट्यूट का, सीरम लाइफ साइंसेज का, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है बायोकॉन में। इससे पहले नवंबर 2022 में भी जो सीरम है वो बायोकॉन में इन्वेस्ट कर चुकी है, या हम बोले बायोकॉन की जो सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बायोकॉन में सीरम इंस्टीट्यूट का है। और उस समय सीरम इंस्टीट्यूट का जो ये अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोकॉन में, तो बायोकॉन को उसमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसेस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एडिशनल स्टेक देखने को मिल सकता है सीरम लाइफ साइंसेस का इनटू बायोकॉन आफ्टर दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, डाउन साइड रिस्क वे ऑन ग्रोथ फोरकास्ट फिन में।
तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो मार्च का है वो पब्लिश हो चुका है कल, और उस पर्टिकुलर रिव्यू में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रोबस्ट रहेगी, और अभी आगे आने वाले टाइम में उसमें फिलहाल के लिए जो ग्रोथ है वो भी रोबस्ट देखने को मिलेगी। बट इसके अलावा जो डाउन साइड रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, एडवर्स वेदर कंडीशन है, एल नीनो की वजह से ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है, इन सब का हमें इम्पैक्ट जीडीपी पर देखने को मिल सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। तो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से कंटिन्यू रहेगी, रोबस्ट रहेगी, कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से इम्पैक्ट हो सकती है, और इसी वजह से डाउन साइड रिस्क फैक्टर को अगर इंक्लूड किया जाए तो जो फोरकास्ट है, ऑफिशियल फोरकास्ट है इंडिया की जीडीपी का फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, दैट इज 6.5%, वो इम्पैक्ट कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा रिस्क या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज हमें इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेगा। इकोनॉमी जो है वो रोबस्ट फॉर्म में ग्रो करेगी। अगर हम रीसेंट ओपेक की एक बात करें, जो ओपेक ने जो रीसेंट डिसीजन लिया है प्रोडक्शन कट का, उसकी वजह से अप्रैल में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, और हमने कवर भी करी थी ये न्यूज़, जिसकी वजह से जो विंड फॉल टैक्स है गवर्नमेंट ने री इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रहा जो कि ओपेक नेशंस ने अनाउंस किया है, तो आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डाउन साइड रिस्क फैक्टर, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ बीइंग इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट हमारा होता है वो क्रूड ऑयल का ही होता है। तो क्रूड ऑयल का अगर प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जिस तरह से डेवलप कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में उसका फाइनेंशियल सेक्टर डामाडोल हो रहा है, जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रही है, उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क अवर्जन का ट्रेंड देखने को मिलेगा, और जिसका इम्पैक्ट हमें कैपिटल इनफ्लो, जो इंडिया में इकोनॉमी में जो कैपिटल फ्लो आ रहा है उस पर भी पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर बैंकिंग क्राइसिस है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, और अगर रिस्क नहीं लेंगे तो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडियन इकोनॉमी में जो कैपिटल इनफ्लो है, जो FDI है, FFI है, उसका हमें इनफ्लो कम देखने को मिल सकता है। इसका इम्पैक्ट भी इंडियन इकोनॉमी में पड़े। इसके अलावा जिस तरीके से एल नीनो को लेकर के हमें भी फोरकास्ट IMD ने भी किया है, स्काई मेट ने किया है, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट करेगी। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करेगी तो जो एग्रीकल्चर है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसके जो प्राइस है इंडियन इकोनॉमी में वो फिर से शूट अप करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर देखने को मिलेगा। तो ये 2-3 डाउन साइड फैक्टर्स की बात करी गई है इस पर्टिकुलर मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में, जहां पर गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी है वो कंटिन्यू रोबस्ट फॉर्म में ग्रो करेगी। और जो प्रोजेक्शन किया है 6.5% ग्रोथ रेट का फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, ये डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो अदर मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनके फोरकास्ट से अलाइंड। ऐसा कोई हमने बहुत ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट का फोरकास्ट कितना है? 6.5%, और अगर आप देखें IMF वर्ल्ड बैंक तो अप्रॉक्सीमेटली 5.9 से लेकर के 6.2% तक का फोरकास्ट सभी मल्टीलैटरल एजेंसीज ने किया है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि 6.5 थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट है, बट इट इज़ डिजायरेबल फॉर द गवर्नमेंट to set the ambitious target so that at least bare minimum can be achieved। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया कि जो डाउन साइड फैक्टर्स हैं, स्पेशली इंटरनेशनल फैक्टर, इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, बट इसके बावजूद भी जो GDP है वो रोबस्ट रहेगी। क्योंकि अगर हम फिस्कल पैरामीटर्स को देखें फाइनेंशियल ईयर 23 में के फिस्कल पैरामीटर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट्स गवर्नमेंट हो, तो जो फिस्कल पैरामीटर्स रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के वो अच्छे रहे हैं, विद द रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अप्रैल एंड फरवरी लोअर देन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। हालांकि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने ह्यूज कैपिटल पुश, सेंटर का जो कैपेक्स पुश है उसकी वजह से स्टेट्स ने भी बहुत सारे एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स अनाउंस किए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। और अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट के लिए 3 to 3.5% का टारगेट रखा गया है स्टेट्स के लिए, तो वो स्टेट्स भी इसी पर्टिकुलर टारगेट पर स्टिक रहेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो इनकम होती है, पब्लिक के हाथ में इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो डिमांड होती है इकोनॉमी में, और अगर इकोनॉमी में डिमांड तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो पुशअप होती हैं।
और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से अगेन डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये जो वर्चुअल साइकिल है ये चलती रहती है। सो दिस इज इंडियाज आउटलुक एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट। सेंटर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। आरबीआई ने भी 6.5% का ही फोकस किया, एडीबी ने 6.4, वर्ल्ड बैंक ने 6.3, एसएनपी ने 6%, ओईसीडी ने 5.9, आईएमएफ ने 5.9% का फोरकास्ट किया है फॉर इंडिया जीडीपी इनटू फाइनेंशियल ईयर 24। और ये रहा फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू पॉइंट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो अप्रैल में बढ़ना शुरू होगा और आगे कुछ हमें मंथ में बढ़ते हुए दिखेंगे अगर ओपेक ने प्रोडक्शन कट का जो अनाउंसमेंट है वो कंटिन्यू रखा। फिर भी जो इंडियन बैंक्स हैं वो गुड शेप में हैं, भले ही जो फाइनेंशियल मार्केट जो है अदर जो वेस्टर्न बैंक्स हैं जो डेवलप कंट्रीज उनकी भले ही फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्रैक डाउन हो चुकी है, बट इंडिया की जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो अभी भी फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और जो वेस्ट जो क्राइसिस देखने को मिल रही है उससे प्रोटेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी को। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस जो हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन इन सब का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्लियरली विजिबल होगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ स्लिप्स टू 12 मंथ्स लो। तो बेसिकली पेज नंबर 4 पर दो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ दी हुई है। इन दोनों ही न्यूज़ को हम एक साथ कवर कर लेते हैं। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट के बारे में। अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें एक रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिली है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अगर हम बात करें डिफरेंट सेगमेंट या डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट ग्रोथ रेट की, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट में। जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट मीन्स जो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट रहती हैं उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, यानी जिसको हम H1 भी बोलते हैं। तो इनिशियल फर्स्ट हाफ यानी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का जो पीरियड है उस ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो है वो ग्रो किया है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन अगर पिछले साल के सेम पीरियड से इसको कंपेयर करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के सेम पीरियड से कंपेयर करें H1 से, तो इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 12 महीनों का जो लोएस्ट पॉइंट है वो अचीव हुआ इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट में। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ग्रोथ रेट तो देखने को मिली, बट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर के डाटा से कंपेयर करें तो देयर इज अ डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट इन कंपैरिजन टू लास्ट। जो शार्प रिकवरी स्टार्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 22 में, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हमें इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट में देखने को मिल रहा है। फॉर कंपैरिजन इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रू एट अ डिकेडल हाई that is approximately 13.6% year on year basis in the month of October। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था, डबल डिजिट्स का क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिला था डिफरेंट क्रेडिट सेगमेंट में, वो फरवरी के मंथ में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा था। ऐसा कहा जाए जो शार्प रिकवरी स्टार्ट हुई थी H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो अब डिक्लाइन फरवरी के मंथ में जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी का जो एक प्रॉस्पेक्ट जनरेट हुआ था, जो रिकवरी के जो एक ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ था, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। फॉर द कंपैरिजन अगर इंडस्ट्रियल क्रेडिट जो ग्रो है वो डिकेडल हाई 13.6% के ग्रोथ रेट से ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो H1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में जो हमें इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट में इंक्रीज देखने को मिला था, इसका कहीं ना कहीं ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर ने जो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो पोस्टपोन किए थे, शायद उन्हें दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से हमें ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट में इंक्रीज देखने को मिला था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 H1। और अगर इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट को अदर क्रेडिट ग्रोथ रेट से कंपेयर करें जो कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ रेट, तो देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ रेट उसमें सबसे ज़्यादा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल सेगमेंट ऑफ क्रेडिट, जबकि जो नॉन फूड क्रेडिट है वो अपनी डबल डिजिट से अभी भी ग्रो कर रहा है। 15.9% से हमें क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है इन केस ऑफ नॉन फूड क्रेडिट सेगमेंट। तो जो पिकअप देखने को मिला था इंडस्ट्रियल क्रेडिट में, जो कहीं एंटिसिपेट कर रहा था कि प्रॉबेबली जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है वो इनिशिएट कर दिए हैं, वो ऑप्टिमिज्म फिर से डाउन होता हुआ दिख रहा है। जबकि जो अदर क्रेडिट सेगमेंट है उन पर इंक्रीज देखने को मिला एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट देखें इंडस्ट्री का तो अप्रॉक्सीमेटली 32.9 ट्रिलियन से ग्रो किया एट द एंड ऑफ फरवरी दिस ईयर, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में 30.8 ट्रिलियन था। जबकि हम कह चुके हैं कि जो पिछले साल ग्रोथ था
उसमें हमें इस बार कम ग्रोथ देखने को मिला, हालांकि ग्रोथ अभी भी है, डबल डिजिट की ग्रोथ रेट अभी भी हमें देखने को मिल रही है इन दैट पीरियड। और अगर हम नॉन फूड क्रेडिट की बात करें तो वो 134.1 ट्रिलियन तक इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 115.75 ट्रिलियन, यानी 115.75 ट्रिलियन से इंक्रीज होकर के 134.15 ट्रिलियन तक पहुंच गया। कौन सा सेगमेंट? नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ रेट। जबकि इंडस्ट्रियल क्रेडिट में हमें केवल 32.9 ट्रिलियन का इंक्रीज देखने को मिला फ्रॉम द लास्ट ईयर, दैट इज 30.8। तो 30.8 से इंक्रीज होगा 32.9 का केवल ग्रोथ रेट देखने को मिला है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद फिर से जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया। दिस इज मंथली ट्रेंड ऑफ बैंक क्रेडिट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज़ की, तो न्यूज़ का कंक्लूजन ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिख रही है। और सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट के सेगमेंट में देखने को मिला इन कंपैरिजन टू अदर क्रेडिट सेगमेंट। अब देख लेते हैं एक और इकोनॉमिक न्यूज़ जो कि इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से ही रिलेटेड है। पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो राइजेस टू 2.94%। तो बेसिकली ये न्यूज़ है पर्सनल इनकम टैक्स का जो रेशियो है जीडीपी में वो कितना रहता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का कंपैरिजन है, ये बताया गया फाइनेंशियल ईयर 22 में पर्सनल इनकम टैक्स का जीडीपी का जो रेशियो था वो 2.11% से इंक्रीज होकर के 2.94% हो गया। इट इज़ नॉट 22, इट इज़ 2015। तो 2015 से लेकर के 2022 तक का डेटा कंपेयर किया गया है कि किस तरह से पर्सनल इनकम टैक्स जो है, बेसिकली अगर हम इसको इनकम टैक्स बोले तो पर्सनल इनकम टैक्स का जो रेशियो है, जो पर्सनल इनकम टैक्स का परसेंटेज है, वो जीडीपी में किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो 2015 में इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 2.11% था और 2022 में ये इंक्रीज होकर के 2.94% पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स पेयर का बेस है वो वाइडन हो रहा है, ज़्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हैं या ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे कर रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसा एज पर दिस न्यूज़ जो रीसेंट गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं टैक्स पेयर के बेस को वाइड करने के लिए, टैक्स कॉम्प्लाइंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनके रिजल्ट की वजह से ये जो रेशियो हमें देखने को मिल रहा है पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी की एक मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट को अप्रेज किया है और जो एपेक्स डायरेक्ट टैक्स बॉडी है उसको भी अप्रेज किया है फॉर टेकिंग द इफेक्टिव मेजर। 2015 में जो रेशियो 2.11 था वो इंक्रीज होकर के 2.94 हो गया है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स कंप्लायंसेस देखने को मिल रहे हैं। और अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, अमाउंट की बात करें, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो 6.96 ट्रिलियन तक इंक्रीज हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015 में 2.65 ट्रिलियन था। यानी 2015 में जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ था वो 2.65 ट्रिलियन था, जो कि 2022 में इंक्रीज होते होते 6.96 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इफेक्टिव मेजर्स टेकन बाय एपेक्स टैक्स कलेक्शन बॉडी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। INB मिनिस्ट्री मे रिव्यू डॉट्स सी बैंड एलोकेशन। INB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो क्या न्यूज़ है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो अपना रिव्यू लॉन्च कर सकती है। किस बात का रिव्यू? जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्लान इंट्रोड्यूस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रूशल सी बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो कि 5G और 6G टेलीकम्युनिकेशन से के यूज़ से रिलेटेड हैं, उन सी बैंड या क्रूशल सी बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जो गवर्नमेंट है वो रिजर्व रखेगी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्लान प्रपोज किया है कि इन केस ऑफ 5G एंड 6G टेलीकम्युनिकेशन यूज़ जो सी बैंड की रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं दैट विल बी रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट।
और इसको लेकर के जो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर लिटिल प्रीशियस स्पेक्ट्रम के लिए बहुत टाइम से एक्सेस या कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इसके लिए जो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स हैं उन्होंने वार्न भी किया है कि गवर्नमेंट का ये जो प्लान है दैट विल लीव द प्रीशियस लिटिल स्पेक्ट्रम फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैव प्रेस्ड हार्ड फॉर गेटिंग द एक्सेस टू सी बैंड। और इसके लिए जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं जैसे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA, उसने कई बार INB मिनिस्ट्री को रिटन में लेटर भी लिख कर दिया है कि अगर ये जो प्रीशियस लिटिल स्पेक्ट्रम है ये अगर इंडस्ट्री को स्पेशली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्रॉबेबली हमें 5G और 6G कम्युनिकेशन की क्वालिटी पर देखने को मिल सकता है। Industry has said that industry would be left with precious little spectrum for broadcasting services if the Department of Telecommunication further allocates a scan C-band for 5G। और इसीलिए DOT को ये राइट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइडर्स है उनका कहना है। और इसी को लेकर के जो ये NBDA है इसने INB मिनिस्ट्री को बोला है कि द मिनिस्ट्री शुड इंटरव्यू, क्योंकि अगर डॉट इसका एलोकेशन करेगा तो डेफिनेटली जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइडर सर्विस, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेटर्स हैं, उनको ये स्कैन सी बैंड में कुछ नहीं दिया जाएगा। सो एज अ रिजल्ट INB मिनिस्ट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ अंडरटेकिंग द इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ दिस मैटर कि डॉट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से सी बैंड को रिजर्व करके रखा है। आगे आने वाले टाइम में हम इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स पब्लिश होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। GST अथॉरिटीज क्विज ऑटो डीलर्स ऑन फेक इनवॉइसिंग। तो फेक इनवॉइसिंग को लेकर के GST अथॉरिटीज़ ने कुछ ऑटो डीलर से पूछताछ शुरू करिए। तो अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक्सपेंड करते हुए बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस इशू के बारे में पता होगा। हम कई बार इस पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट इशू को कवर कर चुके हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो GST में एक प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जहाँ पर अगर आप इनपुट या रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी इनपुट ले रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर उन पर जो भी आप टैक्स दे देते हैं वो टैक्स आपको रिइंबर्स हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया था। अब कंपनीज क्या कर रही हैं, GST में इस पर्टिकुलर प्रोविजन को मिसयूज कर रही है। फेक इनवॉइसेस जनरेट करी जा रही हैं, फेक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स दिखाए जा रहे हैं, फेक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। फेक क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं हैं वो ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सके और टैक्स इवेजन जो है वो किया जा सके, मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना पड़े। उसी को लेकर के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रिसेंटली GST अथॉरिटीज़ ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको वाइडन किया है, जहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रॉन्ग क्लेम्स को लेकर के इंश्योरेंस कंपनीज पर बहुत ज़्यादा शिकंजा डाला गया था। अब जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो ऑटोमोबाइल डीलर्स को भी प्रॉप कर रही हैं, उनसे भी क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, क्वेश्चनिंग करी जा रही है फॉर सपोज जनरेटेड फेक इनवॉइसेस विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। और इसको बोलकर GST लॉ के तहत इट इज़ क्लियरली अ पनिशेबल ऑफेंस। और अथॉरिटीज़ ने क्वेश्चन किया कई सारे कार डीलर्स को कि वो एक्सप्लेन करें कि जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करी इंश्योरेंस सर्विसेज कंपनीज को, तो उन्होंने कैसे उसका फेक इनवॉइस जनरेट कर दिया। तो बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड ही इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब ऑटो डीलर्स या ऑटो मोबाइल जो कंपनीज हैं उन तक पहुंच गया है। तो दिस इज द टैक्स ट्रबल दैट इज इम्पैक्टिंग अ डिफरेंट सेक्टर। लेट अस सी कि इसका एक्चुअल में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं क्लिप। सेबी बार्स ब्रोकर्स फ्रॉम क्रिएटिंग बैंक गारंटीज विद क्लाइंट फंड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉप लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है किस प्रैक्टिस पर? ब्रोकर्स को क्लाइंट फंड के लिए बैंक गारंटी क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं वो बैंक गारंटी प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, अपने क्लाइंट फंड को मैनेज करने के लिए वो खुद बैंक गारंटी क्रिएट करते हैं। तो ट्यूसडे को सेबी ने बोला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला दैट दीज टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस विल बी बार्ड फ्रॉम 1 मई। तो 1 मई से ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं बैंक गारंटी जनरेट करने की जो कि ब्रोकर्स खुद ही कर लेते हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को सेबी जो है वो स्टॉप कर रही है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सीरीज फॉर द स्टेप टेकन बाय द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर टू सेफगार्ड द क्लाइंट्स फंड्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द मिसयूज बाय ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स को अननेसेसरी पावर, अनड्यू पावर देने से बचाने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है।
और कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप टेकन बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि कई बार जो ब्रोकर्स हैं वो एक्सेसिव लीवरेज लेते हैं क्लाइंट फंड्स का इन ऑर्डर टू जनरेट द बैंक गारंटी। तो क्लाइंट्स को सेव करने के लिए, क्लाइंट्स के फंड को सेव करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ने मना कर दिया कि अब से ब्रोकर्स जो हैं वो किसी भी तरह की बैंक गारंटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे फॉर देयर क्लाइंट फंड्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आउट ऑफ पॉकेट health spend share fall, government rises NHA. NHA stands for National Health Accounts। तो National Health Accounts का ने अपने एस्टिमेट्स पब्लिश करे हैं किस ईयर के, 19 और 20 के अपने एस्टिमेट्स पब्लिश किए हैं, और उनके उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जिसको हम OOPE भी बोलते हैं, स्पेशली हेल्थ एक्सपेंडिचर के केस में डाटा हैज़ बीन डिक्लाइन फ्रॉम 62.6% इन 2015 टू 40% इन 2020। तो बेसिकली 5 साल का डेटा कंपेयर किया है, 2015 से लेकर के 2020 तक के डेटा का कंपैरिजन किया है। जो इंडिविजुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, OOP करते हैं इन देयर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो डिक्लाइन हुआ है। 2015 में ये 62 था अप्रॉक्सीमेटली, जो कि डिक्लाइन होकर के 47 हो चुका है एज पर द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स। एंड कॉन्ट्रेरी अगर गवर्नमेंट का शेयर की बात करें तो गवर्नमेंट का शेयर इंक्रीज हो जाए। डेफिनेटली अगर इंडिविजुअल का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो कोई और एक्सपेंडिचर कर रहा होगा, तो कौन कर रहा है, उसके प्लेस में गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हुआ है 29% से लेकर के 41%, यानी 2015 में इट वॉज 29%, जो कि 2020 में इंक्रीज होते होते 41% आएगा। तो डिफरेंट जो इंश्योरेंस स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करी थी, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर रहा है, इंडिविजुअल का जो OOP है वो डिक्रीज कर रहा है। यही गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो इंडिविजुअल के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन केस ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर वो डिक्लाइन करें, क्योंकि ये बर्डन होता है इंडिविजुअल्स पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अपने बेसिक एमिनिटीज या बेसिक रिक्वायरमेंट से पैसा निकाल करके हेल्थ के केस में देना पड़ता है। एंड दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल डेटा फॉर गवर्नमेंट, द सक्सेसफुल अ ब्राइट स्पॉट फॉर गवर्नमेंट, जहाँ पर इंडिविजुअल का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हो रहा है, हालांकि गवर्नमेंट पर जो हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है। एंड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रोज मार्जिनली फ्रॉम 1.33% इन फाइनेंशियल ईयर 2015 टू 1.35% इन 2020। तो जो हेल्थ एक्सपेंडिचर का GDP रेशियो है, जो जितना GDP उसमें हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना होता है एज अ परसेंटेज, जैसे कि अभी हमने इनकम टैक्स परसेंटेज की बात करी, वैसे ही GDP में हेल्थ एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज होता है। तो वो 2015 में अप्रॉक्सीमेटली 1.13% था, जो कि इंक्रीज होकर के 1.35% तक पहुंचे। डेफिनेटली गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ेगा तो GDP रेशियो, यानी गवर्नमेंट जो है वो अब हेल्थ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम। और अगर हम ये टाइम पीरियड देखें तो दिस वाज द पीरियड ऑफ पैंडेमिक, तो डेफिनेटली उस केस में, उस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो, या हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ होगा। सो द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रिटर्न टू 2017 और 18 लेवल आफ्टर रजिस्टरिंग अ डिप इन 2018 एंड 19। So this is the overall scenario in case of out-of-pocket expenditure. Out-of-pocket expenditure directly made by household at a point for receiving their health care. तो वो reduce हुआ है, government का share increase हुआ है. This is the government health expenditure as a part of GDP, and this is government health expenditure, and this is out-of-pocket expenditure. This is social security expenditure on health, and this is private health insurance. So this is the scenario right now. Government का expenditure huge amount में increase हुआ है, हालांकि जो out-of-pocket expenditure है वो अभी भी significant है। अगर वो 47% है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, बट गुड पॉइंट ये है, अच्छा पॉइंट ये है कि ये प्रोबेबली पिछले कुछ सालों की कंपैरिजन में डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट NPS अडॉप्शन बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एट 13 मंथ्स हाई। तो NPS स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम, जिसका न्यू पेंशन स्कीम भी बोला जाता है, इसका अडॉप्शन सेंट्रल बैंक और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं उसके एम्प्लॉय के थ्रू इसका जो अडॉप्शन है वो हाई हुआ है, अपने 13 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पहुंचे। फरवरी के मंथ का जो डेटा है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा NPS को अडॉप्ट किया। दैट इज सिग्नलिंग द एक्सेलरेटेड एंड फ्रेश फॉर्मल हायरिंग बाय द पब्लिक सेक्टर। तो अगर NPS रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायरिंग ज़्यादा करी है
जिसकी वजह से जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनपीएस ऑप्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा है। अपने 13 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो पहुंच चुका है, ऐसा इस डेटा का कहना है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। कंटामिनेटेड सिरप मीट इन इंडिया फाउंड इन WHO। अगर आप थोड़ा सा अवेयर है न्यूज़ तो आपको पता होगा रिसेंटली एक सिरप की वजह से, कफ सिरप की वजह से कई सारे बच्चों की डेथ देखने को मिली थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में। उसको लेकर के WHO ने अभी रिसेंटली बोला है कि जो कंटामिनेटेड सिरप है जो कि इंडिया कंपनी ने बनाया था उसको वो मार्शल आइलैंड्स और अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा है। द WHO स्टेटमेंट डिड नॉट से वेदर एनी चिल्ड्रन इन द मार्शल आइलैंड और अदर कंट्रीज हैज़ फॉलन सिक, बट द सेम कंटामिनेटेड सिरप हैज़ बीन सीन इन केस ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। और इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से इंडिया की जो इमेज थी, स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो इमेज थी, वो बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो लेट अस सी कैसे इंडिया इसमें इसको रिवाइव करता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव प्लीज शेयर इट अमंग योर स्टूडेंट फ्रेंड्स एंड social circle. That is all for today. Thank you. Have a nice day.